Hello students, this side your Apurva sir. Today's date is 26th of June and I welcome to CSCPIS Academy in my newspaper analysis session. So students, you are watching our videos, my analysis from a long time. So I hope you are finding it very fruitful for your preparation. But I am very much excited to announce that from today, that is 26th of June, I have brought you this analysis in some different format. As we know that this APSC mains is approaching tentatively, it will happen in the month of September, and there were many requests of my students that अगर मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस को मेंस ओरिएंटेड ज़्यादा करूँ तो उससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता. सो यू कैन सी हियर दैट माई करंट अफेयर्स एनालिसिस विल बी मेंस 2025 ओरिएंटेड. जैसे कि हमने पहले किया था प्रीलिम्स ओरिएंटेड, ज़्यादा हम फैक्ट्स में फोकस किए थे. इस बार भी हम ऐसा नहीं कि हम प्रीलिम्स फैक्ट्स में फोकस नहीं करेंगे. वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद दैट फैक्ट्स. जो क्रिस्प जो वन वर्ड स्टेटमेंट्स है वो तो रहेगा ही, मीनिंग्स तो रहेंगी जो कि प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है. पर यहाँ पर फोकस हम कुछ एनालिटिकल चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, जो कि न्यूज़ टॉपिक्स है. उस न्यूज़ से किस टाइप के मेंस में क्वेश्चंस आ सकते हैं, आंसर राइटिंग आपको कैसे करना है. दैट मीन्स लेट मी सम अप वन थिंग कि अगर यहाँ पर एक न्यूज़ टॉपिक आप देख रहे हो तो आपको एक एसोसिएटेड क्वेश्चंस मिलेंगे और उस क्वेश्चन को आप कैसे अटेम्प्ट करोगे. तो मेरे एनालिसिस में जो कंटेंट है, that content will help you to write that answer. So let's start without any delay. So as usual, as I say you कि अगर आपको इस PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए @csap_assam. So again, let me make you the announcement that CSAP IS Academy has launched its APSC crash course, जहाँ पर हम मेंस ओरिएंटेड एकदम विथ प्रॉपर इंटरलिंकेजेस ऑफ द टॉपिक्स विद डिफरेंट जीएस पेपर, आंसर राइटिंग, करंट अफेयर्स, जो एक होलिस्टिक अप्रोच में, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच में हम स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं. एंड द क्लासेस आर गोइंग ऑन सिंस 16th of June. So I hope you will not make any delay and take admissions with CSAP. So these are the 5 topics that today we will be discussing. Just do a note here. So the first topic is Indian astronaut heads to ISS. So this is a very popular news that is making its place in the headlines of every newspaper of India, where the group captain Subhanshu Shukla, I hope इनके नाम बोलने के साथ साथ आपको उनका इमेज भी, बहुत ही पॉपुलर इमेज वो जो है, जो एक्सियोम 4 मिशन में जो पिक्चर लॉन्च किया गया है, उस वो पिक्चर आपके दिमाग में आ जा रहा होगा. सो शुभांशु शुक्ला ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट अब्रॉड इन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. ठीक है, ये है न्यूज़. तो हम देखेंगे पहले कुछ कंसेप्ट्स बिफोर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस. ऑलराइट, फर्स्ट इज व्हाट इज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. सो ISS जो है ये एक मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन है. मॉड्यूलर टर्म का मतलब है कि कुछ चीज़ें जो फ्रेगमेंटेड है, अलग अलग है, उनको एक साथ आप कर सकते हो, या फिर कोई एक ऐसा मशीन है जिसको आप अलग अलग कर सकते हो. ठीक है, जैसे कि मॉड्यूलर किचन होता है ना, उसमें बहुत सारे पार्ट्स आप निकाल के दूसरे साइड लगा सकते हो एज़ पर योर कन्वीनियंस. तो मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन भी वैसा ही है कि एक ऐसा नहीं है, इट इज अ सेट ऑफ सम योर कुछ प्रेशराइज्ड मॉड्यूल्स होंगे, कुछ कनेक्टिंग नोड्स होंगे, सोलर एरेज, रोबोटिक आर्म्स होंगे जो मॉड्यूलर है, दैट कैन बी कनेक्टेड टुगेदर. उसका मतलब होता है मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन इन लो अर्थ ऑर्बिट. ठीक है, तो उसका पर्पस क्या है? इट इज़ सर्विंग एज अ माइक्रोग्रेविटी एंड स्पेस एनवायरनमेंट रिसर्च लेबोरेटरी. ये स्पेस एनवायरनमेंट रिसर्च के लिए काम वो करता है. ठीक है, और ISS के जो प्रोजेक्ट है उसको ज्वाइन किया है. इट इज़ अ कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट ऑफ नासा, Roscosmos of Russia, JAXA of Japan, ESA of Europe and CSA of Canada. सो ये आपके प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अभी जो हम मिशन के बारे में बात करें, दैट इज़ द एक्सियोम स्पेस मिशन एंड AX4 मिशन. सो ये जो मिशन है ये एक US बेस्ड प्राइवेट स्पेस कंपनी का है. कौन सा प्राइवेट कंपनी? दैट इज़ द SpaceX किसका है? ये है टेस्ला का. ठीक है, तो SpaceX और नासा के कोलैबोरेशन से ये प्रोजेक्ट हो रहा है, दैट इज़ एक्सियोम स्पेस.
टू बिल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियल स्पेस स्टेशन, ठीक है, ये फर्स्ट कमर्शियल स्पेस स्टेशन होगा. एंड AX4 मिशन इन्वॉल्व्स इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉट्स, फोकसेस ऑन साइंटिफिक रिसर्च, आउटरीच एंड कमर्शियल एक्सपेरिमेंट ऑन बोर्ड अबोर्ड द ISS. ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें क्या क्या होगा. फाइन. सो यहाँ पर फर्स्ट आप क्वेश्चन को यहाँ देखिए कि ये एक प्रोबेबल क्वेश्चन है कि इंडियाज़ प्रेजेंस अब्रॉड द ISS marks a significant step in its human spaceflight ambitions. कि yes, because it is a significant step, because it is the first ever mission that is performed by an Indian there. ठीक है, तो बहुत ही significant है. तो यहाँ पर एग्जामिन करने के लिए बोला है, तो यहाँ पर इसका स्ट्रैटेजिक इम्प्लीकेशन या फिर स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस क्या होगा, साइंटिफिक सिग्निफिकेंसेस क्या होंगे और डिप्लोमेटिक इम्प्लीकेशंस क्या हो सकता है जब ये एक सक्सेसफुल होगा. ठीक है, तो यहाँ पर है कंटेंट फ्रॉम दिस वेरी आर्टिकल ओनली कि सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया. द फर्स्ट इज ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम रिवाइवल. ये क्या है? द फर्स्ट पॉइंट इट टॉक्स अबाउट कि इट इज़ दिस मिशन जो एक्सियोम 4 मिशन है, ये एक सिंबॉलिक, ये इंडिया के लिए एक सिंबॉलिक एंड अ फॉर्मल लॉन्च ऑफ इंडियाज़ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम. कि यहाँ से ये जो होगा इसमें इंडिया ये दिखाना चाहते, इंडिया वांट्स टू सिग्निफाई कि ये जो हम कर रहे हैं तो ये आने वाले दिनों में इंडिया इंडिपेंडेंटली, मतलब इंडिया से इंडिजिनियसली इंडिया अपना एक ऐसा स्पेस प्रोग्राम कर सकता है. सो यू कैन जस्ट से इट इज़ एन इनॉग्रेशन ऑफ सच टाइप ऑफ प्रोग्राम. तो यहाँ पर इंडिया अपना स्टैंड यहाँ पर इंडिया बनाएगा कि फ्यूचर में हम करेंगे, जैसे कि इंडिया का प्लान है दैट इज़ द गगनयान मिशन. द गगनयान मिशन तो जो कि इंडिया का फर्स्ट ऐसा मिशन होगा, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम होगा जो कि इसरो के द्वारा प्रिसीड किया जा रहा है. ठीक है. ऑल्सो इट डेमोन्स्ट्रेट इंडियाज़ इंटेंट एंड कैपेबिलिटी, कि इंडिया का इंटेंशन और इंडिया का कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी दैट इंडिया कैन कंट्रीब्यूट टू द इंटरनेशनल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एफोर्ट. ठीक है, जैसे कि अलग अलग कंट्रीज़ ने कंट्रीब्यूट किया है, तो इंडिया इज़ एट इट्स पार उन सब कंट्रीज़ के, जैसे कि इंटरनेशनल स्पेस प्रोग्राम में इंडिया भी अपना कंट्रीब्यूशन करेगा. सिग्निफिकेंस इज इंटरनेशनल कोलैबोरेशन. सो यहाँ पर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में इंडिया का सिग्निफिकेंस यही है दैट इंडिया का पार्टिसिपेशन जो एक्सियोम 4 में है, इट इज़ रिफ्लेक्टिंग व्हाट, इट इज़ रिफ्लेक्टिंग दैट इंडिया का जो स्पेस में ग्लोबल पार्टनरशिप है ये ग्रो करेगा या फिर कर रहा है दिन ब दिन. इट ऑल्सो एनहेंसेस इंडिया एंड US स्पेस कोऑपरेशन. तो इसमें हम पॉइंट ये ऐसा लिख सकते हैं दैट इंडिया इज़ ग्रोइंग इट्स ग्लोबल पार्टनरशिप. ऑल्सो इंडिया और US का स्पेस कोऑपरेशन में ये एक कदम है. ऑलराइट. नाउ अगर मैं ये 2 पॉइंट लेके चलूँ और इसको अगर मैं मेन पॉइंट बोलूँ तो ये एक डिप्लोमेटिक इम्प्लीकेशंस हो सकता है इंडिया US स्पेस कोऑपरेशन. ठीक है. और ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम रिवाइवल, अगर पॉइंट 1 को मैं लूँ तो यहाँ पर मैं एक स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस यहाँ पर ये डाल सकता हूँ. सो दिस कंटेंट कैन बी यूज्ड फॉर द स्ट्रैटेजिक इम्प्लीकेशन एंड दिस कंटेंट कैन बी यूज्ड फॉर द डिप्लोमेटिक इम्प्लीकेशंस. नेक्स्ट इज साइंस एंड रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़. तो डेफिनेटली ये साइंस एंड रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ जो होगा ये होगा हमारा साइंटिफिक इम्प्लीकेशंस में. तो लेट्स सी व्हाट इज़ देयर इन द साइंस एंड रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़. जैसे कि इस आर्टिकल में मेंशन है कि इससे इंडिया 7 इंडियन ओरिजिन एक्सपेरिमेंट्स, इंडियन ओरिजिन एक्सपेरिमेंट्स इन माइक्रोग्रेविटी. माइक्रोग्रेविटी का मतलब ही एक ऐसा स्पेस का एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पर ग्रेविटी बहुत ही ज़्यादा कम है, और वो इंडियन रिसर्चर्स को वैल्यूएबल डेटा का बंदोबस्त करके देगा ये वाले रिसर्च. जैसे कि कहाँ इन मटेरियल साइंस, देन इन बायोमेडिसिन, देन इन स्पेस एग्रीकल्चर. सो साइंस कितना आगे बढ़ चुका है, स्पेस एग्रीकल्चर, ऑल्सो इन स्पेस रोबोटिक्स. तो इन सब
क्षेत्रों में इंडिया अगर अपना इंडिजिनियस मिशंस करे तो ये फ्यूचर में जाके बहुत लाभदायक होगा। पर कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले, बड़ा एक मिशन करने से पहले, ये एक सिंबॉलिक, एक काइंड ऑफ इनॉग्रेशन ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम आप मान सकते हो। ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द चैलेंजेस ऑफ इंडिया स्पेस मिशन। क्या चैलेंजेस है? अगर मैं यहाँ पर ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम रिवाइवल कह रहा हूँ तो यहाँ पर ये जो फिर से लॉन्च किया जाएगा, गगनयान को जो भेजा जाएगा, सो इसमें इंडिया के जो कैपेबिलिटीज़ है, इंडिजिनियस कैपेबिलिटीज़ है, उसको देखना होगा। पर आज के डेट में अगर इंडिया कुछ वो लॉन्च कर रहा है तो वो फॉरेन लॉन्च प्लेटफॉर्म से हो रहा है। अगर शुभांशु शुक्ला जी अगर जा रहे हैं, वो इंडिया से नहीं जा रहे, वो फॉरेन लॉन्च प्लेटफॉर्म से जा रहे, यूएसए के प्रोजेक्ट से वो जा रहे हैं। तो इंडिया हैज़ टू डेवलप इट्स इंडिजिनियस कैपेबिलिटीज़। ओके, जैसे कि मान लीजिए जो GSLV Mark 2 है, तो वैसा ही इंडिया को अपना कैपेबिलिटी डेवलप करना है। और ये सब टेक्नोलॉजी अभी भी डेवलपमेंट में है फॉर द गगनयान, जो कि रेडी नहीं है। तो ये एक इटसेल्फ अ चैलेंज। नेक्स्ट इज़ वेरी इजी, दैट इज़ कॉस्ट एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट ऐसा तो नहीं कोई ट्रेन जर्नी है या फिर फ्लाइट जर्नी है, इट इज़ डेफिनेटली वेरी वेरी एक्सपेंसिव। तो ऐसा इंडिया को एक कॉस्ट इफेक्टिव इनोवेशन भी करना होगा। कॉस्ट इफेक्टिव इनोवेशन इंडिया मस्ट ब्रिंग for this kind of ambitious goals. Then there is also a global competition कि चाइना का ही एक बहुत बड़ा competition है। इस आर्टिकल में जो mention है, it is about the China's Tiangong space station. China's Tiangong space station. So जो कि manned space flights वो भेजता है, and it indicate that India has a strong geopolitical competition in space area also. And also there must be a role and investment of the private sector कि यहाँ पर गवर्नमेंट अगर अकेला जाए तो शायद वो थोड़ा सा पीछे रह सकता है, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। आई वोंट से कि गवर्नमेंट नहीं कर सकता, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, पर उसको अगर बूस्ट अप करना है तो इसमें प्राइवेट जो कंपनीज़ है उनको लेवरेज देना होगा। जैसे कि एक्सियोम जो है, ये एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा किया जा रहा है, तो वैसे ही इंडिया के भी ऐसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, इन्वेस्टर्स आने चाहिए, मैन्युफैक्चरर्स आने चाहिए, दैट दे विल गिव द लेवरेज टू दिस इंडिया स्पेस प्रोग्राम। ऑलराइट, सो अगर आपको ये आंसर अटेम्प्ट करना है तो आप यहाँ से डेटा पॉइंट्स निकालिए और उसको एक्सप्लेन करके लिखिए। ओके, सो ऑल्सो अगर आप यहाँ पर इम्प्लीकेशंस लिख रहे हो तो डेफिनेटली एट द एंड यू विल बी राइटिंग द चैलेंजेस। अगर ये डेफिनेटली इट इज़ फॉर द 250 वर्ड्स, तो यहाँ पर इम्प्लीकेशंस में सिग्निफिकेंस के साथ साथ चैलेंजेस भी आएंगे। तो यहाँ से आप डेटा पॉइंट उठाकर आप यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। अगर आपको आंसर ये अटेम्प्ट करना है और आपको अगर चेक करवाना है तो आई एम गिविंग यू माई email ID educator.apurva@gmail.com। तो आप अपने आंसर्स वहाँ पर मुझे भेज सकते हो अगर आपको ये मेरे CNA से क्वेश्चन के आंसर करना है तो। नेक्स्ट इज़ अबाउट GST काउंसिल रेट रैशनलाइजेशन। तो ये न्यूज़ क्या है? न्यूज़ है कि GST काउंसिल का प्लान है कि इट विल रिव्यू द 12% टैक्स स्लैब। कि आज अगर हम डिस्कस करते हैं अबाउट द GST टैक्स स्लैब तो हम देखते हैं कि 5% स्टार्टिंग है, देन 12%, देन 18% एंड द 28%। तो यहाँ पर 4 टैक्स स्लैब्स हमें देखने को मिलता है। सो व्हाट द GST काउंसिल इज़ गोइंग टू डिसाइड इन द अपकमिंग डेज दैट इट मे गो अवे विद द 12%। तो शायद ये 12% टैक्स स्लैब को बंद कर देगा। ऑलराइट, सो व्हाट इज़ द प्रपोज चेंज? जस्ट नाउ आई हैव सेड यू कि ये 12% जो टैक्स स्लैब है उसको चेंज करेगा एंड जो 12% में जो भी आइटम्स आते हैं उनको 5% में डाल दिया जाएगा या फिर 18% में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो व्हाट आर द रीजंस देयर? फर्स्ट रीज़न इज़ कि भाई सिंप्लीफाई किया जाए टैक्स स्ट्रक्चर को। द फर्स्ट वन इज सिंप्लीफिकेशन, कि अगर जो यहाँ पर तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्स रेट्स है ना,
5, 12, 18, 28 और भी कुछ अलग अलग गुड्स के लिए, जैसे गोल्ड के लिए 3%, देयर आर मल्टीपल टैक्स रेट्स। खैर गोल्ड वाला किस्सा तो अलग है, पर इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, कम्प्लेक्सिटी को थोड़ा कम कर दे, जितना टैक्स स्लैब कम होगा उतना ज़्यादा बेहतर है, तो चीज़ों को सिंप्लीफाई करना है। फिर क्या करना है, मिनिमाइज रेट ओवरलैप एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी। की जो रेट्स है, कुछ ऐसा अगर प्रोडक्ट है जिसके रॉ मटेरियल्स के ऊपर जीएसटी रेट इज़ डिफरेंट और फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी रेट इज़ डिफरेंट, दैट इज़ द ओवरलैपिंग ऑफ अदर जीएसटी रेट्स। तो इन चीज़ को रैशनलाइज करना है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि इट इज़ द रेवेन्यू न्यूट्रलिटी, इट इज़ द रेवेन्यू न्यूट्रलिटी। तो उन सब रीज़न की वजह से ये किया जाएगा। ऑलराइट, सो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स की। अगर आप यहाँ पर देखते हो कि डिस्कस द रैशनल, रैशनल के मतलब होता है यहाँ पर द रीज़न, जो यहाँ पर हमने डिस्कस किया है कि ये होगा रीज़न एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ द जीएसटी काउंसिल मूव टू रैशनलाइज टैक्स स्लैब। की टैक्स स्लैब को अगर रैशनलाइज कर दे, 12% को अगर उठा दे, उसका इम्प्लीकेशंस क्या होगा। रीजंस तो हमें यहाँ से ऊपर से यहाँ मिल गया है, और इम्प्लीकेशंस हमें देखना होगा कि अगर ये 12% टैक्स स्लैब को अगर गो अवे कर दे तो क्या होगा। तो ये मैन्युफैक्चरर्स को कैसे इफेक्ट करेगा, कंज्यूमर को कैसे इफेक्ट करेगा, और फेडरल फिस्कल रिलेशंस को कैसे इफेक्ट करेगा। अगर मैं कंज्यूमर के बारे में बात करूँ तो जो 12% अगर चला जाए तो 12% के अंदर हमें दो टाइप ऑफ गुड्स मिल सकते हैं। एक है एसेंशियल आइटम्स और एक है नॉन एसेंशियल आइटम्स। कि जैसे कि मान लीजिए कि टूथपेस्ट को हम एसेंशियल पकड़ेंगे या नॉन एसेंशियल, दैट इज़ एसेंशियल। तो ये टूथपेस्ट को हम क्या करेंगे, जो 12% में है उसको हम उठाकर 5% में रख देंगे, मतलब जीएसटी काउंसिल उसको 5% में रखेगा, और जो कि नॉन एसेंशियल आइटम्स है, जो नीड नहीं है, इमीडिएट नीड नहीं है, उसको 18% में वो मूव कर दिया जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर एक इम्प्लीकेशन और एक क्या हो सकता है कि अगर जो गुड्स को नॉन एसेंशियल कैटेगराइज करके 18% में रखा जाएगा, दैट विल हैव टू सी द इन्फ्लेशन, कि वहाँ पर प्राइस हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, अगर हम नज़र डालें कि मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, तो जो गुड्स 5% में चले जाएंगे, कि जहाँ पर पहले ज़्यादा टैक्स दिया जाता था अभी वो कम टैक्स दिए जाएंगे, तो द जीएसटी काउंसिल में डिनाई द आईटीसी क्या है, इट इज़ द इनपुट टैक्स क्रेडिट। कि अगर आपने ज़्यादा टैक्स पे किया है गवर्नमेंट को इन परचेजिंग योर इनपुट, तो आप गवर्नमेंट से क्लेम कर सकते हैं। तो अगर ये जो टैक्स स्लैब अगर डिक्रीज हो जाए तो द मैन्युफैक्चरर्स विल बी डिनाइड फॉर द इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्योंकि टैक्स रेट पहले से अभी कुछ चीज़ों के ऊपर कम हो गया है। ऑलराइट, इसका इम्पैक्ट मैन्युफैक्चरर के ऊपर नेगेटिवली क्या आ सकता है कि इट मे डिसइंसेंटिवाइज द मैन्युफैक्चरर। ओके, क्योंकि अगर टैक्स परसेंटेज कम हो जाए, अगर उनको आईटीसी ना मिले, दैट इज़ एन डिसइंसेंटिव, कि उनको टैक्स का पैसा रिटर्न नहीं मिल रहा है। सो दैट इज़ वन ऑफ द इफेक्ट ऑफ द डिक्रीज इन टैक्स स्लैब फॉर द मैन्युफैक्चरर। फिस्कल फेडरल रिलेशन में क्या इम्पैक्ट होगा। फिस्कल फेडरल रिलेशन का मतलब क्या है कि जो सेंटर जो है अपनी टैक्स कलेक्शन को वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैसे, जैसे कि जो जीएसटी है वो भी डिवाइड होता है, एक है सीजीएसटी और एक है एसजीएसटी। तो इन दो चीज़ों को कैसे मान लिया जाएगा, क्या इसमें एसजीएसटी में स्टेट गवर्नमेंट्स के राइट्स कैसे होंगे, क्योंकि जीएसटी काउंसिल्स में स्टेट का भी इम्पॉर्टेंट रोल है, क्या वो माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। यहाँ पर जो रैशनलाइजेशन के बारे में बात हो रहा है, क्या विल दैट बी एक्सेप्टेड बाय ऑल द स्टेट्स और नॉट। तो यहाँ पर फिस्कल फेडरल रिलेशन को लेकर एक प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, और अगर हम इम्प्लीकेशंस अबाउट ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में बात करें तो दैट विल reduce the complexity, hence there will be greater transparency and greater predictability as well। ठीक है, और disputes में भी बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिलेगा कि हमने टैक्स ज़्यादा दिया था पर कलेक्शन हमारा टैक्स कम हुआ है, तो हमें आईटीसी नहीं मिल रहा है, तो वो लिटिगेशन पर्पस में चला जाता है। ऑलराइट, ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज एनएचआरसी जुवेनाइल डेथ।
सो यहाँ पर जो केस है, ये जो न्यूज़ है, ये शायद मैं कवर ना करता तो भी चलता, पर नहीं, आई थॉट कि दिट इज़ अ इशू रिलेटेड टू सोसाइटी। तो एक सोशल इशू का या फिर गवर्नेंस का एक पार्ट होगा यहाँ पर। अगर हम ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करें तो डेफिनेटली इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सोशल जस्टिस। ऑलराइट, सो यहाँ पर NHRC has issued a notice to Delhi government over the alleged murder of 17-year-old boy in a government-run juvenile home. जुवेनाइल होम का मतलब है जहाँ पर बच्चे रखे जाते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं या फिर कुछ हुआ है उनके साथ, तो उनका टेक केयर लिया जाता है। दैट इज़ अ जुवेनाइल होम एंड दैट होम इज़ रन बाय द गवर्नमेंट इन दिल्ली। तो वहाँ पर एक बच्चे का मर्डर हुआ है, ठीक है। तो गवर्नमेंट रन जुवेनाइल होम में ये क्यों होना चाहिए, दैट इज़ अ क्वेश्चन। तो हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि व्हाट आर द थिंग्स दैट वी विल सी हियर कि जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम कैसे चलता है इंडिया में। तो यहाँ पर एक एक्ट है जिसका नाम है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, ठीक है। ये एक्ट क्या कहता है, ये एक्ट बच्चों को रिहेबिलिटेट, अगर उनके साथ सपोज मान लीजिए ये ड्रग एब्यूज़ में चले गए थे एक, या फिर उनके साथ जुवेनाइल रेप केस हुआ था, या फिर उनके साथ वो कुछ किसी तरह के वायलेंस के शिकार है, तो उनको रिहेबिलिटेट किया जाना। एंड children below 18 years are treated differently from adult offenders. तो अगर कोई क्राइम किया गया है बाय अ जुवेनाइल तो उसको कैसे ट्रीट किया जाए, वो डिफरेंट लॉ है, टेक्निक है। और जो एडल्ट ऑफेंडर्स है उनको अलग से ट्रीट किया जाता है। जो लॉ जो स्ट्रिक्ट है वो ज़्यादा एडल्ट ऑफेंडर्स के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है लॉ, एंड द लॉ इज़ a bit relaxed for the 18 years below 18 years children. सो NHRC क्या है हम देख लेते हैं फॉर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। NHRC एक स्टैट्यूटरी बॉडी है which is established under the Protection of Human Rights Act 1993. That becomes one point of your prelims. It is mandated to protect and promote human rights, which includes rights of prisoners and institutionalized individuals like juvenile homes. कि यहाँ पर NHRC का काम क्या है कि ये ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। अगर ये किसी, जैसे कि यहाँ पर सेकंड पॉइंट में मेंशन है, अगर कोई बच्चे ने क्राइम किया है तो उस क्राइम का रीज़न क्या है, उनको डायरेक्टली क्या जेल में भेजा जाए, फांसी दे दिया जाए, उनको डायरेक्टली ऐसे ट्रीट नहीं किया जाता। दे विल हैव टू बी उनका जो जस्टिस होगा दैट इज़ द जुवेनाइल जस्टिस। और क्या उनको जेल में भेजा जाए या फिर जुवेनाइल होम्स में रखा जाए, क्योंकि बच्चों को रिकंडीशन किया जा सकता है जो कि बड़ों को नहीं किया जा सकता, ठीक है। दैट इज़ द NHRC's रोल। Okay, so now if you see here the question, the safety and rehabilitation of juveniles in state custody is a fundamental indicator of juvenile justice system. Critically examine the state of juvenile justice in India, suggest reform. तो यहाँ पर दो पार्ट ऑफ क्वेश्चन है, ये है एक पार्ट। द फर्स्ट पार्ट इज आस्किंग अबाउट द इशूज हियर, कि अगर आपको क्रिटिकली एग्जामाइन करने को बोला है इन द स्टेट ऑफ जुवेनाइल जस्टिस, और आपको यहाँ पर ये न्यूज़ मालूम चल रहा है कि जुवेनाइल जस्टिस सर्व करने में अभी भी इंडिया पीछे है क्योंकि मर्डर हुआ है, ये इस न्यूज़ पे ही हम स्ट्रिक्ट ले आते हैं। तो यहाँ पर इश्यूज़ क्या क्या है और इश्यूज़ को ही एड्रेस करेंगे हम सजेस्टेड रिफॉर्म्स में। जैसे कि द फर्स्ट इशू इज़ कस्टडियल सेफ्टी एंड ह्यूमन राइट्स वायलेशन। जैसे कि अगर दिल्ली वाला केस ही आप देखते हो तो कस्टडियल सेफ्टी क्यों नहीं है, कि अगर उस बच्चे ने कुछ किया होगा तो वहाँ अगर जुवेनाइल होम में उसको दिया गया है तो उसका सेफ्टी का दायित्व गवर्नमेंट का था। तो अगर गवर्नमेंट ने उनको सेफ्टी नहीं दिया है वो, या फिर गवर्नमेंट फेल हुआ है जस्टिस सेफ्टी देने में, तो दैट इज़ अ ह्यूमन राइट वायलेशन। नेक्स्ट इज़ जुवेनाइल होम्स में मॉनिटरिंग का जो सिस्टम है बहुत ही वो बैकवर्ड है, दैट लैक्स द मॉनिटरिंग इन इंडिया, एंड उसके लिए जिम्मेदार कौन, दैट इज़ ऑल्सो नॉट क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, कि जो जुवेनाइल होम में बच्चे हैं तो उनके दिमाग में उनके साइकोलॉजी, इमोशनल जो बिहेवियर उनका है, क्या वो ठीक तरीके से कंडीशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दैट नीड्स टू बी सीन। एंड ऑल्सो हैव टू सीन द सोशल एनवायरनमेंट, कि बच्चे जुवेनाइल होम में जो रह रहे, जिस पर्पस के लिए वो गए हैं, क्या वो पर्पस मीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। सो दीज आर सर्टेन इशूज दैट यू कैन इंडिकेट इन योर आंसर एंड देन यू कैन सजेस्ट द सेड रिफॉर्म्स, ठीक है। सो नेक्स्ट इज अबाउट सिटीजनशिप एंड ह्यूमन राइट्स। तो ये जो न्यूज़ है इट इज़ अबाउट कि गवर्नमेंट सिटीजनशिप केसेस को लेकर अभी ह्यूमन राइट्स इश्यूज यहाँ पर उभर के आ रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर के टाइम हमें देखने को मिला है कुछ लोग जो इंडिया में रह रहे हैं बहुत टाइमों से, पर उनको वीज़ा नहीं दिया गया है, डिनाइल ऑफ वीज़ा, बट दे हैव अप्लाइड फॉर, और वो 30 सालों से ज़्यादा इंडिया में रह रहे,
उनको क्या कर दिया गया है, ये कुछ जैसे कि पहलगाम अटैक के बाद उनको पाकिस्तान भेज दिया गया है। तो क्या ये सिटीजनशिप केस ह्यूमन राइट्स को वायलेट करता है कि नहीं करता है? तो ये मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है टॉपिक। सो लेट्स see. So these are basic concepts that I have put here. You can just read it कि citizenship of India कौन से आर्टिकल द्वारा ये देखा जाता है, फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल क्या है, व्हाट इज़ द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है। आई एम नॉट गेटिंग इनटू इट, बट मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा अबाउट द कॉजेज एंड इफेक्ट्स। Before discussing the causes and effect analysis, we will discuss here some case of some person. जैसे अगर हम आसाम का एक केस ले ले, तो यहाँ पर एक केस हुआ था विद जैनाब बीबी। उनका नाम था जैनाब बीबी, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द जैनाब बीबी केस। तो हु वॉज डिक्लेयर्ड अ फॉरेनर, शी वॉज डिक्लेयर्ड अ फॉरेनर डिस्पाइट उनके जनरेशंस या फिर फैमिली रेसिडेंस जो है वो सालों से इंडिया में ही है। इनको अगर अचानक फॉरेनर डिक्लेयर कर दिया गया है तो क्या ये ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं होता है? ठीक है। एंड ऑल्सो शी ऑल्सो पोजेस्ड वैलिड डॉक्यूमेंट्स। ऑलराइट, डिस्पाइट ऑफ दिस उनको फॉरेनर घोषित कर दिया गया है बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द सिस्टम। And she was then relief was provided by the Supreme Court's intervention and government द्वारा by the due process of law उनको justice नहीं मिला था, but Supreme Court ने intervention करने के बाद उनको justice मिला है। So what does this indicate? It indicate the failure in citizenship verification process. Failure in citizenship verification process. ऑल राइट। और अगर कश्मीर का अगर हम इशू देखते तो व्हाट वाज द नेम, या रक्षन द रशीद केस जो और एक है, तो इसको अगर देखते, शी बिलोंग्स फ्रॉम JNK हु वाज इन इंडिया फॉर अ लॉन्ग टर्म वीज़ा एंड शी वाज इन इंडिया फॉर 38 ईयर्स। ये एकदम रिसेंट न्यूज़ है, अभी वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये किया गया है। And she applied for citizenship. She applied for citizenship in 1996. Applied, पर उनको citizenship नहीं मिला है, पर applied for है। उनको क्या कर दिया गया है, आफ्टर द पहलगाम टेरर अटैक उनको पाकिस्तान में डिपोर्ट कर दिया गया है, डिपोर्टेशन। सो क्या ये ह्यूमन राइट्स केस बनता है कि नहीं बनता है? ठीक है। सो इट इज़ अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. So the Jammu and Kashmir High Court cited that the sacrosanct nature of human rights and took emergency action. कि इनको इस केस में इमरजेंसी एक्शन लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने इमीडिएटली कहा है। ठीक है। तो दीज आर द टू केसेस। पर यहाँ पर हम कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस को देखते हैं कि व्हाट आर द कॉज। द कॉज जो ये दोनों केसेस हमने देखा है, ये जो ट्राइब्यूनल है, फॉरेनर ट्राइब्यूनल, उनके पोर फंक्शन की वजह से हुआ है। और देयर इज़ नो सच यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड कि डॉक्यूमेंट या फिर एविडेंस क्या होना चाहिए, फिर एविडेंस को वेरीफाई कैसे करना चाहिए, उसके लिए एक स्ट्रक्चरल फॉर्मा नहीं है। ऑल्सो उसके साथ साथ कम्युनल टेंशन्स इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि अगर वो किसी एक सर्टेन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो डिस्पाइट दे आर स्टेइंग इन इंडिया फॉर अ लॉन्ग टर्म, बट उनको नॉन सिटीजन के टैग या फॉरेनर का टैग लगा दिया जाता है। ऑल्सो देर इज़ अ ब्यूरोक्रेटिक डिले, दिस इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया, एंड फियर मॉन्गरिंग। ठीक है। फियर मॉन्गरिंग मतलब डर दिखाना, या फिर एक इंसानों के मन में डर है कि अगर कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी से है तो शायद उनको फॉरेनर डिक्लेयर किया जाए। दैट दोज आर द कॉजेस। तो इफेक्ट इसमें क्या होता है? तो इफेक्ट होगा वही कि अगर इनके साथ ये सब केसेस होंगे, ह्यूमन राइट वायलेशंस होंगे, तो डेफिनेटली दे विल बी डिनाइड ऑफ द फंडामेंटल राइट। उनको फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलेगा अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं हो, तो उनको बहुत सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक जो है वो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है। कोई अगर इंडिया में 38 ईयर्स से रह रहा है और अचानक उनको अगर पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाए तो किस लेवल का साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो सकता है, दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल। एंड ओवर रिलायंस और जुडिशरी, तो इन सब केसेस के लिए गवर्नमेंट या फिर लोग जुडिशरी के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलायंट हो रहे हैं, एंड दैट रिक्वायर्स टाइम टू सर्व द जस्टिस। सो इट विल बी बेटर अगर गवर्नमेंट एक ऐसा प्रोसेस निकाल ले कि इस तरह के केसेस फ्यूचर में ना हो। ऑलराइट। एंड इंटरनेशनल स्क्रूटिनी में इंडिया बहुत ज़्यादा आ जाएगा, विच विल बी अ स्टेन इन इंडियाज इमेज। Okay, so these are the three questions that you can see here.
आप इन क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रैक्टिस दो, हुएवर विल बी प्रैक्टिसिंग फॉर मेंस ऑल्सो। अगर आप अभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट करो तो धीरे धीरे आप इन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करना चालू कर लीजिए, ठीक है। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट सेंसस एंड कास्ट एन्यूमरेशन। तो यहाँ पर जो डिस्कशन मैं करने वाला हूँ ऑलरेडी आई हैव डिस्कस, तो इसमें मैं ज़्यादा उतना डिटेल में नहीं जाऊँगा, जस्ट आई एम डिस्कसिंग द इशू। तो कास्ट एन्यूमरेशन क्यों बीइंग री इंट्रोड्यूस्ड, कि मतलब जो सेंसस है वो तो हर 10 साल में चलता है, तो हाँ कोविड की वजह से ये डिले हुआ है, वो 2026 से फिर से चालू होगा, पर दैट विल बी ए कास्ट एन्यूमरेशन, ये कास्ट बेस्ड सेंसस होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें जो इशू है कि कास्ट बेस्ड सेंसस हमें क्यों चाहिए, बिकॉज ऑफ डिलीवरिंग द गवर्नमेंट स्कीम्स, डिलीवरिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंटल फ्रूट्स जिनको नहीं मिला, तो गेट गिवन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इसमें चैलेंजेस क्या है, इसमें चैलेंजेस है जैसे कि क्वेश्चनियर डिज़ाइन, की पहले जो सेंसस होता था उनके जो एनुमरेशन है, एनुमरेशन का मतलब होता है आपका कि हाउ यू कैलकुलेट द सेंसस, कि लोगों के नाम अंतर्भुक्त करना, लोगों कौन है, कौन किस कास्ट से बिलोंग करता है, एज ग्रुप, उनको एनुमरेशन बोला जाता है। तो अभी तो कास्ट बेस्ड सेंसस होगा तो उनके क्वेश्चनर्स के डिज़ाइन भी चेंज होने होंगे। देन इज़ द डेटा लिंकेज इशू, कि कुछ कभी कभी देखा जाता था कि डेटा में बहुत ही लिंकेज इश्यूज़ है, जैसे कि तो करंट डिज़ाइन जो है अभी पहले के कास्ट में, क्वेश्चनियर्स में, फिर डेटा लिंकेज डिवाइसेस में, इट स्प्लिट्स हाउसिंग एंड इंडिविजुअल डेटा अक्रॉस 2 फेजेस। मतलब जो हमारे कास्ट एनुमरेशन होते हैं 2 फेजेस में होते हैं। एक जो होता है आपका पहला फेज, दैट इज़ द हाउस लिस्टिंग फेज। वो घरों के गणना होंगे, अबाउट द यूनिट्स वेयर पीपल आर स्टेइंग, उनके घर में एसेट क्या है, उनका घर कैसा है, उनके घर में एम्यूनिटीज़ कैसे है। एंड द सेकेंड फेज इज़ योर पॉपुलेशन एनुमरेशन फेज, जहाँ पर जो लोगों के गणना होंगे, अबाउट देयर जेंडर, अबाउट देयर एम्प्लॉयमेंट, अबाउट देयर माइग्रेशन, उनके अभी जो कास्ट इनमें आएगा। घर के बारे में यहाँ डिस्कस होंगे, लोगों के बारे में यहाँ डिस्कस होंगे। तो 2026 में स्टार्ट होगा हाउस लिस्टिंग और 2027 में किया जाएगा पॉपुलेशन एनुमरेशन, ठीक है। तो अभी इन दोनों के बीच लिंकेजेस होना चाहिए, तो इन दोनों का लिंकेज सेंसस जो करेंगे उनको ठीक से देखना होगा। नेक्स्ट इज कॉन्सेप्चुअल एम्बिग्विटीज़। तो जैसे कि कुछ टर्म्स है, जैसे कि सीकिंग वर्क, अगर आप पॉपुलेशन एनुमरेशन कर रहे हैं, इफ़ देर इज़ अ टर्म सीकिंग वर्क का मतलब क्या है, तो दैट इज़ अनक्लियर, कि आर यू सीकिंग वर्क रिलक्टेंटली और आर यू सीकिंग द वर्क इन पर्टिकुलर जॉनर। तो सीकिंग वर्क का मतलब क्या है, तो विच लीड्स टू मिस क्लासिफिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डेटा। कुछ लोग हमें इंडिया में ऐसे मिल जाते हैं, हाँ काम तो चाहिए बट दे आर नॉट अवेलेबल फॉर एवरी जॉब, ठीक है, दैट इज़ अ प्रॉब्लम देयर। सो देन इज लास्ट वन इज़ जो सर्वे होता है उसका क्वालिटी देखना। तो रिफॉर्म्स क्या है, इन्हीं सब चीज़ों को अभी स्ट्रक्चर करो, क्वेश्चनियर को रिस्ट्रक्चर करो, अगर क्वेश्चनियर डिज़ाइन आउटडेटेड है उसको रिस्ट्रक्चर करना चाहिए। देन लीनर सेंसस फॉर्मेट मतलब कुछ क्वेश्चंस को, अननेसेसरी क्वेश्चंस को अवॉइड कर दीजिए, कि आपके घर में एसेट्स जो है कि फ्रिज है, माइक्रोवेव है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी थे, तो उन सब को, दीज आर एम्बिगुअस क्वेश्चन, उन सब चीज़ों को, क्वेश्चंस को आप निकाल दीजिए। देन एनहेंस डेटा रिलायबिलिटी, जो डेटा आप देंगे सेंसस में दैट मस्ट बी रिलायबल, ओके, एंड दैट मस्ट बी बैक्ड बाय सर्टेन प्रूफ। एंड जो डेटा या फिर जो सेंसस आप करोगे वो पोस्ट एनुमरेशन यूज़ के लिए भी होना चाहिए, कि फ्यूचर में अगर किसी गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ डिलीवरी में चाहिए होगा तो उसको बहुत अच्छी तरह से उनको करना है, ठीक है। तो दैट इज़ जस्ट अ ब्रीफ डिस्कशन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सो देयर इज़ अनदर क्वेश्चन फॉर दिस न्यूज़ ऑल्सो, प्लीज़ आप इसको भी स्क्रीनशॉट लेके आप रखिए, एंड एज़ पर योर कन्वीनियंस आप हमें इसको सेंड कीजिए। मैं अपना ईमेल आईडी आप लोगों को यहाँ पर दे रहा हूँ, दैट इज़ educator.apurvo@gmail.com। तो आप मुझे यहाँ पर अपने आंसर्स सेंड कर सकते हैं। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, एंड द लास्ट announcement for today that CSEP IAS Academy has launched its crash course for फॉरेस्ट रेंजर रिक्रूटमेंट, जहाँ यहाँ पर आपको पूरा का पूरा डिटेल्स दिख रहा होगा। तो आपको अगर अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कीजिए एंड यू कैन टेक योर एडमिशन्स।
Thank you so much, students. We will be discussing on various more topics of current affairs on a mains oriented basis. Till then, take care.